नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों, 4 चरण समाप्त हुए। अब 4 चरणों में एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि इस चुनाव की पटकथा जनता ने लिखी है। संवाद भी उन्होंने लिखे हैं, निर्देशन भी उनका है। और एक खास बात और थी कि इस पटकथा के अंदर इस बार राष्ट्रीय मुद्दे नहीं थे। भाजपा ने बहुत कोशिश की कि राष्ट्रीय मुद्दों को लाकर और खास तौर से धर्म का तड़का लगाकर कुछ फिर से उन्माद पैदा किया जाए, लेकिन हो नहीं पाया। दूसरी बात, बार बार ये कहना कि मोदी ही एक फैक्टर है और बाकी जो भी उनके एमपीज हैं उनकी कोई हस्ती नहीं है, शायद जनता को भी वो पसंद नहीं आया कि अगर मोदी को ही राज करना है तो फिर ये सारे एमपी क्यों चाहिए। और अगर मोदी ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही झंडारोहण करूंगा, तो फिर जो पार्टी के अंदर, दलों के अंदर जो अंदरूनी लोकतंत्र होता है, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि अपने प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, तो वो प्रक्रिया कहां चली गई। तो लोकतंत्र को बदल दिया गया ठोकतंत्र के अंदर, की यानी कि एक किस्म से कहा जाए तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम भले ही एमपी चुन के आ जाओगे, लेकिन मेरे नाम पर चुन के आओगे। तो जनता से कहते हैं कि प्रत्याशी को मत देखो, उसका चेहरा मत देखो, मुझे देखो। तुम ठप्पा लगाओ, तुम्हारा वोट मोदी के पास आएगा। और ये खुलेआम चीजें, ये क्या कहते हैं कि राजस्थान के चुनाव हो या हिमाचल के पहले चुनाव हुए, वहां भी कहते नजर आए। एक किस्म से क्या कहते हैं, सर्वे सर्वा है। तो मैं ही ब्रह्म हूं, एक तरह से कहा जाए तो वो उस परिपाटी पे चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक कहानी आप लिखते हैं, आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी। हो सकता है आपको लगता है मेरी पटकथा अच्छी है, संवाद अच्छे हैं, स्क्रिप्ट अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, मेरे एक्टर्स अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ तो एक्टर मैं ही हूं ना। मोनो एक्टिंग वाला कभी कोई एक पिक्चर आई थी पहले, मुझे लगता है सुनील दत्त की एक पिक्चर आई थी ऐसी मोनो एक्टिंग वाली, जहां वो अकेले थे और सब कुछ सारे रोल उन्होंने निभाए थे। तो इन्हें लगता है बाकी किसी चरित्र की जरूरत नहीं है। पर एक पटकथा जनता ने भी तो लिखी है ना, कभी कभी वो भी देख लेना चाहिए। क्योंकि जब आपकी पिक्चर आएगी थिएटर के अंदर, तो लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी तो सवाल उठता है अल्टीमेटली। दूसरी बात, जब आप लय में होते हैं, रिदम में होते हैं, तो एक अच्छे बैट्समैन के रूप में आप अच्छी से अच्छी बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकते हैं, स्क्वायर ड्राइव के द्वारा, स्ट्रेट ड्राइव के द्वारा। तब कहेंगे क्या ब्यूटीफुल ड्राइव है, क्योंकि आप लय में हैं। लेकिन जब आपकी लय और रिदम बिगड़ जाती है, तो वही बैट्समैन साधारण से साधारण गेंद पर भी गच्चा खाना शुरू हो जाता है। वही मोदी जी के साथ हो रहा है। इस बार की पटकथा भारत की जनता लिख रही है। 49 सीटें 5वें चरण में, इसमें से 43 सीट्स उनके पास थी, एनडीए के पास थी। यानी कि ये चरण एक बहुत डिफिकल्ट चरणों में से एक है। सिर्फ 6 सीटें सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि आ, हमारे इंडिया गठबंधन के पास थी। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इन 6 सीटों में एक यूपी के अंदर थी, रायबरेली, बंगाल में 4 सीटें थी और एक कश्मीर की बारामूला की सीट थी। बाकी 49 में से 43 सीट्स जो थी वो आपकी एनडीए के पास थी। यूपी की 14, बंगाल की 7, उड़ीसा की 5, महाराष्ट्र की 13, बिहार की 5, झारखंड की 3, कश्मीर की 1, लद्दाख की 1। इन हालातों में आज की अगर दृष्टि से देखा जाए, तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि अब 43 तो छोड़िए, अब यहां से 23 भी आनी बहुत मुश्किल हो चुकी है। ये दिक्कत है। मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा चर्चा करने के लिए कि एक नई पटकथा और लिखी जा रही है भारत की जनता के द्वारा। हमारे साथ गुजरात से गिरीश भाई, स्वागत है। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं, राजस्थान से, जयपुर से, पिंक सिटी से, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश से राकेश शास्त्री जी, सर आपका स्वागत है। और सुनील शुक्ला जी हमारे साथ इलाहाबाद से हैं। सुनील जी, आपके 2 आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? आपने डबल लगता है क्लिक किया है शायद। हाँ, अभी मैंने कर दिया, एक ऑफ हो गया। ठीक है सर, ओके, दैट्स फाइन। तो सबसे पहले मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा अपने मित्र अनिल शर्मा जी की। राजस्थान से आए हैं, कुछ ही समय के लिए आए हैं और उनको भी एक जरूरी काम के लिए जाना है, तो धन्यवाद, आपने समय निकाला। अनिल शर्मा जी, पूरा परिप्रेक्ष्य, खास तौर से अब तो हरियाणा भी सामने आ गया, दिल्ली भी आ गया, पंजाब भी आ गया, हिमाचल और चंडीगढ़ की सीट भी आ गई है। आपकी नजर में ये बचे हुए चरण कौन सी नई पटकथा लिखने जा रहे हैं और
एक्चुअली मोदी जी की स्क्रिप्ट चल क्यों नहीं रही है? पहले तो सारी चलती थी, हिंदू मुसलमान, मांस मच्छी मटन पाकिस्तान, इस बार नहीं चल रहा है। जनता भी एक स्क्रिप्ट लेके आई है सर। अनिल शर्मा जी। दिनेश जी, जो आपने इंट्रो दिया वो बहुत अच्छा था, आप काफी चीजें उसमें समझा, हमें भी क्लियर हुई आपकी बात सुन के। और दूसरी बात ये है कि मैं अभी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रशांत किशोर शायद हमारे से अलग बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आज डिक्लेयर करा है पहले जैसा ही रिजल्ट रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। पर क्योंकि मैं राजस्थान में हूं और सबसे बड़ा सट्टा मार्केट राजस्थान में आप जानते हैं, जहां पे सट्टा लगता है पूरी, मैंने उस पर वीडियो भी कराया किसी और चैनल के लिए। जब मैं वहां गया तो वहां 50 पैसे का सट्टा लग रहा था बीजेपी की, या एनडीए की बोलूंगा, बीजेपी प्लस एलाइज की 275 सीटें टोटल मिला के, मतलब 3 सीट अभी वो थर्ड फेज के बाद में सिर्फ 3 सीट का अंतर बता रहे थे। फोर्थ फेज के बाद मेरे पास फिगर नहीं है अभी। अब मैं आता हूं, देखिए आपने अभी मैं 4 स्टेट्स में बात करना चाहूंगा। पहला हरियाणा, जहां 10 में से 10 सीट पिछली बार बीजेपी के पास थी। अब के मेरे को बहुत बड़े नेता टकराए, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हरियाणा से, और उन्होंने मेरे से कई घंटे बात करी। उनका खुद का मानना है कि हम शायद 4 से और 6 सीटें खो रहे हैं हरियाणा में। जो आपने शुरू में बोला उसी बात को एक तरह से वो भी तस्दीक करें, पर प्रशांत किशोर जी कहां से नंबर लाए मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए उनका नाम बार बार ले रहा हूं। हमारे से ज्यादा ज्ञानी है, इलेक्शन लड़वाते हैं, जीतवाते हैं, हरवाते हैं, तो एक बार उनका नाम लेना भी जरूरी है। वो कह रहे हैं 300 से ऊपर वापस हो सकता है सर, हमारी रीडिंग गलत तो ये भी हो सकता है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों आप जानते हैं उनके पास है, बीजेपी के पास। उत्तराखंड में मैं मानता हूं, थोड़ा बहुत मेरे को सुनील जी भी करेक्ट करेंगे इसके ऊपर, पर मेरा मानना है आपके 5 सीटें आती हुई नजर नहीं आ रही, पूरी 5। ऐसी अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश, टोटल मिला के 4 सीट, 2 सीट में मानता हूं आपके बीजेपी के लिए मुश्किल है। एक तो आप जानते ही हैं हमारी मनपसंद हीरोइन है, वो लड़ रही हैं चुनाव, कुछ भी बोल देती है जो उनका मन होता है, उनका कोई धनी दोरी नहीं। आप प्रचार करने नहीं जा रहे हैं मनपसंद हीरोइन के लिए, क्या मतलब अनिल जी? किसका प्रचार करने जाऊं आप मुझे बताओ, विक्रमादित्य का या कंगना रनौत का? बट वो दिक्कत में है, मैं मानता हूं। और एक सीट मुझे लगता है जो कांगड़ा की है, जहां से आनंद शर्मा लड़ रहे हैं, वो सीट मैं मानता हूं कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए फंसी हुई है। पर दिनेश जी एक बात मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा, मेरे मित्र बहुत हैं हिमाचल में, उनका कहना यह है कि आनंद शर्मा की पूरी राजनीति चुनाव पे टिकी हुई है। आप देखिए, आप इसके बाद अगर वो हारते हैं तो उनका राजनीति में मानता हूं बड़ा मुश्किल होगा। पर क्योंकि उनको प्रतिभा सिंह भी सपोर्ट कर रही है और सुक्खू भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आनंद शर्मा भी सीट निकाल सकते हैं। तो आप देखिए 4 में से 2 सीट निकलती हुई हिमाचल में भी दिखती है अगर आप देखें तो। अपना नेबरिंग स्टेट एक और है दिल्ली, जहां में 7 में से 7 सीट पिछली बार बीजेपी ने ली थी। अब क्या आप किसी से बात कर लीजिए, जमीनी स्तर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने चले जाइए, या तो जनता कुछ बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, वो मैं नहीं जानता। पर जिनसे भी मेरी बात हुई दिल्ली में, मेरा मानना है कम से कम 3 सीट पे, 3 से 4 सीट पे कड़ी लड़ाई है, और वो आप और कांग्रेस की गठबंधन की तरफ भी जा सकती है। और इसमें सुषमा स्वराज की बेटी की जो सीट है वो भी फंसी हुई है, आपको बताऊं। तो मेरा ओवरऑल जो आपने बोला, मैं ये बोलता हूं बीजेपी स्लोली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, स्लोली, और इंडिया अलायंस धीमे गेन करता जा रहा है। ऑब्वियस है, एक पार्टी जब हारेगी, अगर 70-75 सीट हम उनको नीचे कर रहे हैं, तो वो सीट कहीं तो जाएंगी, वो किसके पास जाएंगी? या तो कांग्रेस या रीजनल पार्टीज। देखना यह है दिनेश जी, क्या जो ट्रेंड हमें ग्राउंड पे मिल रहा है वो सही है, या जो सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो सही है आंकड़ों में? मुझे आज भी ये लगता है कि बीजेपी शायद फॉल ऑफ मेजॉरिटी होगा। अनिल जी सर, आप प्रशांत किशोर का नाम कई बार ले लिए। हाँ सर। जो बात उन्होंने कही है, क्या अपने पक्ष के समर्थन में कोई तर्क दिया है क्या? नहीं दिया सर, उन्होंने कोई नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर क्या मतलब रह गया इसका? भाई अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक दे रहे हैं कि ये कारण हो सकते हैं। उनके पूरे, मैं भी पढ़ा पूरा, या हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा,
उन्होंने कोई कारण बताया है? नहीं बताया सर, कुछ नहीं बताया। मैं वही बात कर रहा हूं, पर वो नाम इसलिए लेना पड़ता है कि लोगों को प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है एकदम से। तो उसके मेरा साथ मानना यही ये बताइए कि उन्होंने कोई तर्क नहीं दिए हैं। नहीं दिए सर, मैं तो तर्क दे रहा हूं सर, कोशिश कर रहा हूं कि कौन कहां पे मुझे सॉलिड लग रहा है, उसका ग्राउंड क्या है, मैं तो तर्क देते जा रहा हूं सर। तो ये हालत जब दिनेश जी है, तो मुझे ये शक है कि बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा भी पकड़ पाएगी। मतलब मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी प्लस अलायंस मिला के भी क्या वो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा 272 का पकड़ पाएगी? मुझे धीमे धीमे नजर आ रहा है कि हाँ, बीजेपी उससे दूर जाती जा रही है। अब आपने एक क्वेश्चन मेरे से बड़ा अच्छा पूछा, ये मछली मुसलमान, कल मोदी जी कितना अच्छा बोले, मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं हूं, मैं क्या करता हूं, उन्होंने बोला। और साहब राजस्थान के अंदर बैठ के जो आदमी, आप लोगों को तो दिनेश जी ध्यान होगा, रामसे की पिक्चरें आती थी पहले, हॉरर फिल्म, उसमें उन्होंने ऐसा दिखाया था बांसवाड़ा के अंदर, और आपके मंगल सूत्र भी ले जाएंगे। अरे ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है भैया, मंगल सूत्र कहां बात करने लग गए। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था लोगों को डरा रहे हो, आपकी 2 भैंसें 1 भैंस दे दी जाएगी, 4 कमरे 2 कमरे दे दिए जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री का भाषण है? क्या उनके स्तर का भाषण है? ये दिखलाता है बौखलाहट। और बौखलाहट किस चीज की? कि शायद मैं चुनाव धीमे धीमे लूज कर रहा हूं। ये मोदी जी को पता है, अगर लूज करा तो कई इंक्वायरियां भी खुल जाए कहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो भी नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ हो। मेरा मानना यह है कि देखिए, आज कई वीडियोस आए, आप लोगों ने भी देखे होंगे, ईवीएम्स लेके भागते हुए लोगों ने पकड़ा है, जनता ने पकड़ा है। कुछ लोग ईवीएम लेके भाग रहे थे, उनको जनता ने पकड़ा है। क्या इसी बेसिस पे चुनाव हो रहा है? तो देखिए, फिर तो 500 सीट भी कम है। हमारी सारी एनालिसिस बेकार है। हम जो मोदी जी के भाषणों की बात करें, और एक पॉइंट आउट और करूंगा दिनेश जी, मैं कई बार चीज को बोलता हूं, मैंने राजस्थान में मोदी जी की कई रैलीज को कवर करा, ग्राउंड पे नहीं, ऑन टेलीविजन, लोकल टीवी चैनल्स पे। मुझे 1-2 जगह के अलावा दिनेश जी, और लोग भी तस्दीक करेंगे इसकी, 2-3 जगहों के अलावा मुझे कहीं कहीं मोदी 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 के नारे नहीं दिखे। और यह बताता है कि रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स मोदी इज राइट नाउ 0। लोग सुनते हैं, कैसे आते हैं, आप जानते हैं रैलियों में कैसे बुलाए जाते हैं। और एक बेचारा वो पिट भी गया, राजीव तिवारी नाम है उनका, क्या नाम है, जो पत्रकार थे, वो औरतों से पूछ रहे थे आप कैसे आए। अगर मैं नाम गलती कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा, पर मैं इतना मानता हूं कि उन बेचारों को भी पिटाई हो गई, क्योंकि उन लोगों से कमेंट ले रहे थे और बीजेपी वालों ने मारा उनको। तो आप अगर पूरा देखें सिनेरियो, ये बौखलाहट है, ये डर है, जिससे डर के मुझे लगता है मोदी जी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, अमित शाह के भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो जरूर ऐसे दिखाते हैं कि बौखलाहट बहुत है। आपको 4 स्टेट के बारे में मैंने जानकारी दी, एक बार राजस्थान के लिए भी दे देता हूं दर्शकों के लिए, मेरा आकलन क्या है और सट्टा मार्केट क्या बोल रहा है। सट्टा मार्केट बोलता है 7+1, मतलब 7 सीटें श्योर कांग्रेस को और 1 सीट पे बराबर की लड़ाई। वो सीट पे मैं मानता हूं बीजेपी को आते हुए दिखती है। बीजेपी के टॉप नेता बोलते हैं कांग्रेस डबल डिजिट जा सकती है। ये आपको बता रहा हूं मैं, जो सबसे टॉप लीडरशिप है बीजेपी की राजस्थान में, वो बोलती है शायद कांग्रेस डबल डिजिट पे भी चले जाए। तो आने वाला समय आप कैसी भी कन्विंसिंग कर लीजिए, आप अपने आप को, आपने राम मंदिर को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करी, आप मंदिर गए, दंडवत प्रणाम भी कराया हनुमान जी का, पर क्या हनुमान जी इतना साथ दे रहे हैं आपके? मुझे राम जी का, सॉरी राम जी का, तो क्या राम जी इतना साथ दे रहे हैं? मुझे ऑन द ग्राउंड फील नहीं हो रहा, मुझे राम मंदिर मुद्दा नहीं दिख रहा है दिनेश जी, ना मुझे हिंदू मुसलमान दिख रहा है। मुझे दिख रहा है बेरोजगारी, मुझे दिख रहा है राइजिंग प्राइसेस, और राजस्थान में, और ये चीज हर जगह फैल गई है राजस्थान के अलावा, संविधान में बदलाव। आप बार बार इस चीज को 4 लोगों ने रिपीट करा, 400+ सीट आई तो हम संविधान बदलेंगे। तो आप देखिए, ये 3 चीजें मेजर बनी जिसकी वजह से आज मोदी जी को परेशानी है। अब वो अंबेडकर को भी इन्वोक करने लगे कि अगर वो भी आ जाए तो बदल नहीं सकते। अमित शाह जी एक भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी की नानी भी आ जाए। अरे नानी नहीं, दादी। नानी कहां से आएगी संविधान बदलने के लिए? आप दादी की बात करो ना। वो इतने ज्यादा बौखला गए, उनको यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ओवरऑल पिक्चर जो है दिनेश जी, वो ठीक नजर नहीं आ रहा बीजेपी के लिए आज की तारीख में। जी, बीजेपी के मौसम का हाल थोड़ा बुरा ही है, इतना अच्छा नहीं है एक्चुअली।